हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आप सभी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको कराते हैं उत्तराखंड की जनगणना। तो उत्तराखंड की जनगणना में हमारे पास करते तो उससे उत्तराखंड की जनगणना करने से पहले हम आपको थोड़ा सा जो जानकारी है पहले भारत की जनगणना के बारे में देंगे। तो जो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भारत की जनगणना, तो भारत की जनगणना अगर हम कहें तो भारत की जो पहली जो जनगणना हुई थी वो हमारे पास 1872। तो 1872 में हमारे पास ये लॉर्ड मेयो, तो हमारे पास लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हमारे पास पहली जनगणना हुई। मगर हुआ क्या कि लॉर्ड मेयो की हमारे पास अफगान यात्री ने चाकू मारकर हत्या कर दी, तो जिस कारण से हमारे पास ये आधिकारिक तौर पर यह जनगणना नहीं हुई थी। तो 1872 में ये जनगणना नहीं हो पाती। तो फिर इसके बाद हमारे पास फिर भारत के अंदर ही, तो अगर हम विधिवत रूप से देखें तो विधिवत रूप बोल सकते हो आप, प्रशासन बोल सकते हो, आपके पास प्रशासन, तो प्रशासन बोल सकते हो, विधिवत रूप से बोल सकते हो, या कानूनी तौर से बोल सकते हो। तो कानूनी तौर विधिवत रूप से जनगणना की जो शुरुआत हुई तो वो हमारे पास कब हुई? 1881। तो 1881 में हमारे पास पहली जनगणना विधिवत रूप से, पहली जनगणना की शुरुआत 1881 में हमारे पास विधिवत रूप से पहली जनगणना की शुरुआत की गई। और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आता थे लॉर्ड रिपन, तो किसके कार्यकाल में शुरू की गई थी? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हमारे पास प्रथम जनगणना विधिवत रूप से, तो क्वेश्चन क्या कहेगा कि हमारे भारत में पहली विधिवत रूप से जनगणना की शुरुआत, तो भारत में विधिवत रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली जनगणना विधिवत रूप से या प्रशासन रूप से, प्रशासन तौर पर विधिवत रूप से, प्रशासनिक कानूनी तौर पर पहली जनगणना की जो शुरुआत की गई थी तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। और 1881 में नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्षों में अगर हम इसकी बात करें कि हमारे पास जो जनगणना की जो शुरुआत हुई 1872 से, उस समय लॉर्ड मेयो थे। मगर जो हमारे पास विधिवत रूप से जो जनगणना की जो शुरुआत की गई थी तो वो किसके कार्यकाल में की गई थी? तो वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हमारे पास जनगणना की शुरुआत की गई थी। तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हमारे पास इसकी जनगणना की शुरुआत की गई। और इसी के कार्यकाल में हमारे पास लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रत्येक 10 वर्षों के बाद, तो कितने वर्षों के बाद? तो प्रत्येक 10 वर्षों के बाद, तो प्रत्येक 10 वर्षों के बाद हमारे पास एक विधिवत रूप से, एक नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत की गई थी। और 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में हमारे पास भारत की 15वीं जनगणना हुई है। तो क्वेश्चन आता कि 2011 में भारत की कौन सी जनगणना हुई है? तो 2011 में भारत की कौन सी जनगणना हुई है? तो 2011 में भारत की 15वीं जनगणना हुई है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की प्रथम जनगणना, तो भारत की प्रथम जनगणना, अगर क्वेश्चन कहे कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हमारे पास 1951। तो क्वेश्चन आता कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब? 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता कि 2011 में स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना पूर्ण हो चुकी है? तो हमारे पास कौन सी जनगणना पूर्ण हो चुकी है? तो 7वीं जनगणना। तो कौन सी जनगणना? तो 7वीं जनगणना हमारे पास पूर्ण हो चुकी है। अगर हम इसी में बात करें कि किसमें, अगर हम बात करें 2021, अगर हम 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में हमारे पास के स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना हो जाएगी? तो स्वतंत्र भारत की हमारे पास 8वीं जनगणना होगी। तो वही क्वेश्चन कह रहा कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना हुई? तो स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना हमारे पास? स्वतंत्र भारत की अब तक, स्वतंत्र भारत की अब तक की हमारे पास 7 जनगणना हो चुकी है। तो स्वतंत्र भारत की अब तक के हमारे पास कितनी? 7 जनगणना। और 2021 में, तो 2021 में हमारे पास स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? तो हमारे पास 8। तो कौन सी हो जाएगी? 8वीं। तो अगर हम बात करते हैं कि 2011, तो 2011 की जनगणना में ना प्रथम बार बायोमेट्रिक, तो बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की गई। तो क्वेश्चन पूछ ले कि भारत 2011 निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना में प्रथम बार बायोमेट्रिक की जानकारी एकत्रित की गई थी? तो कौन सी जनगणना में? तो 2011 की जनगणना में पहली बार बायोमेट्रिक की जानकारी एकत्रित की गई थी।
फिर यहाँ पर आता है क्वेश्चन ये, क्योंकि हम उत्तराखंड की जनगणना कर रहे तो उत्तराखंड पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो उत्तराखंड की प्रथम जनगणना, तो उत्तराखंड की जो प्रथम जनगणना तो कब हुई? 2001 में। तो क्वेश्चन पूछता उत्तराखंड की प्रथम जनगणना, तो उत्तराखंड की प्रथम जनगणना कब हुई? 2001। और उत्तराखंड की द्वितीय जनगणना कब हुई? 2011। तो क्वेश्चन पूछ ले आपसे ये कि उत्तराखंड में अभी तक के उत्तराखंड की कुल कितनी जनगणना हो चुकी है? तो अब तक के उत्तराखंड की 2 जनगणना हो चुकी है। तो उत्तराखंड की कुल 2 जनगणना हो चुकी है। उत्तराखंड की जो तीसरी जनगणना होगी वह हमारे पास 2021। तो कब होगी हमारे पास? 2021। तो वो हमारे पास 2021 में हमारे पास उत्तराखंड की तीसरी जनगणना होगी। तो फिर इसी में हमारे पास पूछता हो क्वेश्चन कि उत्तराखंड की प्रथम जनगणना, तो उत्तराखंड की प्रथम जनगणना कब हुई? सन 2001 में। तो उत्तराखंड की प्रथम जनगणना सन 2001 में, और उत्तराखंड की जो दूसरी जनगणना हुई तो वो हमारे पास सन 2011 में उत्तराखंड की दूसरी जनगणना। और उत्तराखंड की जो तीसरी जनगणना जो होगी हमारे पास तो वो कब होगी? तीसरी जनगणना जो हमारे पास होगी तो वो 2021 में। तो 2021 में हमारे पास उत्तराखंड की तीसरी जनगणना होगी। तो ये, तो फिर अगर हम इसकी बात करें तो उत्तराखंड में हमारे पास उत्तराखंड राज्य संबंधित अंतरिम आंकड़े, अगर हम इसके अंतरिम आंकड़ों की बात करें तो 2 अप्रैल 2011 को, तो 2 अप्रैल 2011 को देहरादून में जारी किए गए थे। तो क्वेश्चन पूछ ले कि उत्तराखंड राज्य संबंधित अंतरिम आंकड़े, तो उत्तराखंड संबंधित अंतरिम आंकड़े कब जारी किए गए? 2 अप्रैल 2011। और कहाँ जारी किए गए थे? देहरादून में जारी किए गए थे। लेकिन अंतिम आंकड़े, ये क्वेश्चन आता कि अंतिम आंकड़े, उत्तराखंड के अंतिम आंकड़े, तो उत्तराखंड के अंतिम आंकड़े कब हुए? हमारे पास 31 मई 2013। तो कब? 31 मई 2013। तो 31 मई 2013 में हमारे पास उत्तराखंड के अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे। तो क्वेश्चन आपसे क्या कहता कि क्वेश्चन कहता कि उत्तराखंड के अंतिम आंकड़े, तो उत्तराखंड के अंतिम आंकड़े कब? 31 मई 2013। तो कब? 31 मई 2013। और अंतरिम आंकड़े, तो अंतरिम आंकड़े हमारे पास 2 अप्रैल हमारे पास 2011। तो 2 अप्रैल 2011 में हमारे पास उत्तराखंड के अंतरिम आंकड़े जारी किए गए थे, और वो देहरादून के अंतर्गत जारी किए गए थे। तो अगर फिर हम इसकी बात करें हमारे पास क्षेत्रफल की, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा जो क्षेत्रफल है, तो हमारा इसका जो क्षेत्रफल है तो वो कितना हमारा क्षेत्रफल है इसका? तो हमारा जो क्षेत्रफल है उत्तराखंड का, तो अगर हम उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वह हमारे पास 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया? तो क्वेश्चन आपसे कहा गया कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर है उत्तराखंड का क्षेत्रफल। अगर हम पूरे भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 32,87,263। तो हमारे पास 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास किसका क्षेत्रफल है? हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम इसमें बात करें कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना होता है? 1.69% है। तो कितना हमारे पास? 1.69%। तो क्वेश्चन क्या दिया गया आपसे ये कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होता है? 1.69% है। इसमें फिर अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में आज वर्तमान में कौन सा स्थान हो गया? 18वां स्थान है। पहले हमारे पास क्या था? ये 19वां स्थान था इसका, मगर क्या था? जब 2 जून 2014, तो 2 जून 2014 में जब हमारा तेलंगाना राज्य बना तो ये 19वां स्थान हो गया। जब हमारे पास जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर
2019 जब 31 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित का दर्जा दिया गया, तो उसके बाद हमारे पास उत्तराखंड का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान हो गया, 18वां स्थान हो गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि किसके अनुसार इसका 18वां स्थान हुआ। तो पहले इसका हमारे पास आंसर कितना था, 19वां। तो आज इसका क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा, 18वां इसका स्थान है। तो अगर हम फिर इसमें बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के घटते क्रम में हमारे पास जिले, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्षेत्रफल किसका, चमोली का, कितना, 8030। जैसे आयोग ने एक बार गलती से आंसर उत्तरकाशी मान लिया था, एक बार आयोग ने मान लिया था 2016 के एग्जाम में कांस्टेबल के, तो उसने आयोग ने गलती से एग्जाम में माना था कि उत्तरकाशी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। मगर हुआ क्या, फिर दोबारा से संशोधन कर उसे क्या आंसर ले दिया गया था, चमोली को आंसर लगा दिया गया था। तो हमारे पास वही है कि इसका आंसर अगर आपको दोनों दे रखा कि चमोली भी, उत्तरकाशी भी, पिथौरागढ़ भी और पौड़ी भी, तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इन 4 में से जो आंसर लगाओगे तो वो चमोली आंसर लगाओ, क्योंकि चमोली का जो आंसर है वो 8030 है। चमोली का क्षेत्रफल 8030, उत्तरकाशी का क्षेत्रफल 8016 और पिथौरागढ़ कितना 7090 और हमारे पास पौड़ी का कितना 5329 और नैनीताल का हमारे पास 4251, टिहरी का 3642 और हमारे पास अल्मोड़ा कितना हमारे पास 3139, तो देहरादून का 3088 मतलब 3088 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। उधम सिंह नगर जनपद का क्षेत्रफल हमारे पास, अगर हम अपनी वीडियो में कहीं पर भी USN लिखते हैं तो उसको आपको ध्यान रखना कि हमने उधम सिंह नगर को डिनोट किया है। तो जो हमारे पास हरिद्वार है ना, अगर हम हरिद्वार के एरिया की बात करें, हम हरिद्वार के क्षेत्रफल की बात करें तो 2360 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है और बागेश्वर का क्षेत्रफल 2240 किलोमीटर और चंपावत का 1984 किलोमीटर और हमारे पास चंपावत का 1766 किलोमीटर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन क्या कहता, क्वेश्चन आपसे कहता कि क्षेत्रफल के अनुसार जनपदों को घटते क्रम में लगाइए। तो नंबर 1 हमारे पास चमोली आ जाएगा, फिर इसके बाद हमारे पास उत्तरकाशी आ जाएगा, फिर हमारे पास पिथौरागढ़ आ जाएगा, फिर हमारे पास ये पिथौरागढ़, फिर हमारे पास ये पौड़ी आ जाएगा। तो ये आपको 4 जनपद ऐसे हो गए जो क्षेत्रफल के घटते क्रम में। अगर क्वेश्चन कहता है वो आपसे कि उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है आपके पास, चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तो फिर हम बात करते हैं पॉपुलेशन मीन्स हमारे पास इसकी कुल जनसंख्या। अगर हम आज 2020 के आंकड़े देखें जैसे पूरे भारत में, तो अगर पूरे भारत के आंकड़ों के अकॉर्डिंग की बात करें तो कुल जो जनसंख्या हमारे पास हो रही है भारत की, तो 136 करोड़ की आबादी है। और उस 136 करोड़ की आबादी में से अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करें तो हमारे भारत में कितनी है, तो 121 करोड़ है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारे पास उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, 1,86,292। तो क्वेश्चन कह देगा कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या, तो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 1,86,292। तो कितनी हमारे पास, 1,86,292। अगर हम गढ़वाल की बात करें, क्योंकि गढ़वाल में ज़्यादा जनसंख्या होगी, क्यों गढ़वाल में ज़्यादा जनसंख्या होगी, क्योंकि गढ़वाल में हमारे पास 7 जनपद है और कुमाऊं में हमारे पास कितने जनपद है, 6 जनपद है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं हमारे पास गढ़वाल में ज़्यादा जनसंख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि हरिद्वार 18 लाख से अबव हुई है, प्लस में हमारे पास 18 लाख से ज़्यादा ही जनसंख्या। फिर हमने देहरादून की बात करें तो देहरादून में देख सकते हो। तो ऐसे करके इन 2 हमारे पास जनपदों में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या। फिर उधम सिंह नगर में, मगर वो हमारे पास किस में हो गया, कुमाऊं मंडल में। तो इसकी अगर हम बात करें ना कि गढ़वाल मंडल में कुल कितना जनसंख्या निवास करता है, तो कितना 59.08%। तो गढ़वाल में कितना निवास करता है हमारे पास, 59.08%। और कुमाऊं कितना हमारे पास निवास करता है, 40.92%, मतलब 40.92%। अगर हम इसमें बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके, 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की अगर जनगणना के अनुसार की बात करें तो राज्य की जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत होगा,
0.83%। तो कितना हमारे पास है 0.83%। तो कितना हो गया हमारे पास है 0.83%। तो कितना हो गया हमारे पास है 0.83% इसकी जनसंख्या होगी। उत्तराखंड की हमारे पास कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या का, उसने क्या कहा कि देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या का कितना होगा 0.83% है। तो हमारे पास देश की कुल जनसंख्या का कितना होगा 0.83% है। तो इसमें हमारे पास, इसमें अब हम आपको जितना भी कराएंगे इसमें नेक्स्ट ये भी कराएंगे, तो इसकी हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे साथ के साथ। बस अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।